नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम के जरिए जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी कुछ जानकारी देंगे, साथ में संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारतीय न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों पर लागू होता है। ये उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए होते हैं, ऐसे में या फिर माँ बाप की शादी के बिना पैदा हुए हों। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके निजी कानून हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े ही मौत हो जाती है और उसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर करता है। संपत्ति पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी, और जो आपको संपत्ति से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी भी देंगे। नवीन पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है, आप राय लेना चाहते हैं तो फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुके हैं। तो एक बार विषय की जानकारी एक बार फिर से आपको दे देते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अपनी राय हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर ले सकते हैं। नंबर्स हैं 012061279737, 0120612798। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आपके जो भी सवाल हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और नवीन पांडे जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बेटी शादी के बाद पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किस तरह से? जी वक्ता जी, यदि हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को देखें तो उस समय के अधिनियम में जो भी उत्तराधिकारियों की सूची बनाई गई थी जी। उस सूची के अंदर सिर्फ पुरुष उत्तराधिकारी ही वर्णित थे। उसमें बेटियों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। परंतु साल 2005 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और संशोधन के बाद से बेटियों को बेटों के बराबर का अधिकार दिया गया है। और क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में कई प्रकार के बदलाव हो रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के हक में काफी सारे कानून बनाए जाने के बावजूद भी संपत्ति को लेकर के कोई प्रावधान ऐसा नहीं था। तो इसलिए सन 2005 में जब संशोधन किया गया इस अधिनियम के अंदर, तो बेटियों को भी समान अधिकार दिया गया। तो हाँ, 2005 के संशोधन के बाद से यदि शादीशुदा बेटी भी है तो उसका अपने पिता की संपत्ति पर से अधिकार समाप्त नहीं होता और उसे पूरा अधिकार है कि वो अपने पिता की संपत्ति पर दावा कर सकते। जी बिल्कुल। नवीन पांडे जी, ये भी बताइए कि बेटे की प्रॉपर्टी में माँ के क्या अधिकार हैं? जी वक्ता जी, कोई भी माँ यदि उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो जो माँ का अधिकार होता है जी, वो उतने हिस्से तक होता है जितना कि उस मृतक व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को मिलता है। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है मिस्टर ए और उनकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उनके सर्वाइवर्स में उनकी माँ है, उनकी पत्नी है और उनके बच्चे हैं जी। तो जो भी संपत्ति होगी जितना अधिकार उनकी पत्नी और उनके बच्चों का होगा उतनी ही उनकी माता का भी अधिकार होता है
तो ये कह सकते हैं कि बेटे की संपत्ति में माता का बराबर का अधिकार होता है बाकी जो क्लास 1 लीगल हेयर्स हैं उनके जी। साथ साथ। जी जी बिल्कुल। ये भी आपसे समझना चाहेंगे नवीन जी कि सौतेले बच्चों के प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होते हैं, किस तरह से अधिकार उन्हें दिए जाते हैं? देखिए वक्ता जी, यदि हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को देखें जी। तो वहां पर ना तो बेटा शब्द को परिभाषित किया गया है और ना ही सौतेला बेटा शब्द को परिभाषित किया गया है। अ, अदालतों द्वारा व्याख्या करने के दौरान बस अभिव्यक्ति की गई है। तो पुत्र चाहे वो जायज पुत्र हो, सॉरी पुत्र चाहे पुत्र हो या सौतेला पुत्र हो, इसमें किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं है। जी। लेकिन यदि हम ये चीज देखें, सौतेला पुत्र यदि पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार को देखा जाए तो जब कोई भी पिता उसका सौतेला बच्चा होता है तो वहां पर ये देखना होता है कि जो पत्नी की पिछली शादी से पैदा हुआ बच्चा है ना, मान लेते हैं उस व्यक्ति की पत्नी की पिछली शादी से पैदा हुआ बच्चा है तो उस व्यक्ति के लिए सौतेला बच्चा हुआ। ठीक है। ऐसा बच्चा जो है वो कोपार्टनर या सहदायिक, जिसे हम हमवारिस भी कहते हैं, वो हमवारिस या सहदायिक का स्टेटस एंजॉय नहीं करता है। कारण क्या है कि पिछली पत्नी की पिछली शादी से यदि वह बच्चा जन्मा है तो वर्तमान के पति और पत्नी के पिछले पति दोनों के वंशज एक तो नहीं हो सकते जी, है ना। तो इस वजह से जो बच्चा हुआ पिछली शादी से उसका वंशज एक नहीं हुआ। तो वंशज नहीं एक होने के कारण सौतेले बच्चे को पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता है जी। लेकिन वही मान लेते हैं कि बच्चा जो है माँ के लिए सौतेला बच्चा है। तो इस स्थिति में भी पिता की पैतृक संपत्ति की विरासत माताओं को स्वयं हिस्सा होता है ना जी, क्योंकि लड़कियों को, विवाहित महिलाओं को भी अधिकार मिल चुका है। तो यदि माता के पास वो पैतृक संपत्ति आई है अपने मायके से तो उस संपत्ति में जो उनके बच्चे हैं उनके बच्चों का अधिकार होता है और माँ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी होने का दावा बच्चा कर सकता है। बिल्कुल। वही सौतेला बच्चा जो है वो पिता की संपत्ति में दावा करेगा जी। तो ये प्रावधान। बिल्कुल। नवीन जी, लिव इन कपल्स की अगर बात की जाए तो उनके बच्चों के प्रॉपर्टी के क्या कुछ अधिकार हैं? बिल्कुल वक्ता जी, यदि किसी भी लिव इन रिलेशनशिप के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बिल्कुल वही अधिकार होता है जो किसी भी बेटे या बेटी का अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार होता है। अब बच्चों के अधिकार के लिए जो लिव इन रिलेशन में जो भी माता है वह अपने बच्चों के हित के लिए बच्चों के बिहाफ पे एक पिटिशन फाइल कर सकती है और जो ऐसे बच्चों के पिता द्वारा अर्जित की हुई जो भी संपत्ति है जी, उसके अंदर तो अधिकार दिलवा सकती है पिटिशन फाइल करके जी। हालांकि लिव इन रिलेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें ऐसे बच्चों को अपने पिता के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल। तो केवल और केवल जो उस व्यक्ति द्वारा स्वयं अर्जित की गई संपत्ति है उसके अंदर होती है। और ये जो प्रावधान किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 16 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि पिटीशन फाइल करके स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार दिलाया जा सके। जी बिल्कुल। नवीन पांडे जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं का सह स्वामित्व अधिकार क्या है? जी देखिए, पति की पैतृक संपत्ति में महिला जब तक पति जीवित है जी तब तक जो भी अनडिवाइडेड शेयर है ना, उस अनडिवाइडेड शेयर के
जॉइंट ओनर्स हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे भी यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी के पास में इतना अधिकार होता है कि जो भी पति का हिस्सा है उसका दावा वह कर सके। तो क्योंकि पति के नहीं रहने पर पति के हिस्से की मांग वह कर सकती है ना। तो इस वजह से जब पति जीवित होता है पति पत्नी दोनों सह स्वामी माने जाते हैं। हालांकि उस वक्त पर पत्नी के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि जॉइंट फैमिली में वह पार्टीशन के लिए क्लेम कर सके जब तक पति जीवित है। तो लेकिन पति के मरने के बाद पत्नी के पास भी बिल्कुल समान अधिकार होते हैं जो कि पति के पास है। दूसरी तरफ पत्नी का जो अधिकार है वह सिर्फ इतना है कि उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, उसको ले सके, है ना। वो पूर्ण रूप से स्वामी नहीं बन सकती है किसी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। जी बिल्कुल। पति के बाद दावा बेशक कर सकती है। बिल्कुल। और एंजॉय करने के बाद में जो बच्चे होते हैं वो उनके पास में संपत्ति चली जाती है। बिल्कुल। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़ सकते हैं। नवीन पांडे जी, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि अविवाहित माँ और उसके बच्चे के क्या कुछ अधिकार हैं, इसके लिए क्या कुछ नियम कायदे कानून है? बिल्कुल वत्सा जी, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो संशोधन किया गया था सन 2005 में, उसके बाद से बेटियों को भी अपनी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है, पुरुष वारिसों के बराबर, यानी कि बेटे और बेटियों के समान अधिकार है। अब यदि वह महिला अविवाहित मां बन जाती है तो इससे उसके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं किया गया है, दोनों को समान अधिकार है। तो बच्चे उत्पन्न करने के बाद में ऐसा नहीं है कि उनके अधिकारों पर कोई परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पिता की संपत्ति में उनको फिर भी बराबर का अधिकार मिलेगा। अब बात करते हैं कि ऐसी अविवाहित माताओं के बच्चों, देखिए यदि वह महिला विवाहित होती तो बच्चों को अपने पिता की संपत्ति से अधिकार मिलता। साथ ही साथ जो माता को अपने मायके से जो भी संपत्ति मिली है, पैतृक संपत्ति, उसमें जो हिस्सा मिला है वहां भी ऐसे बच्चों का माता पिता दोनों की संपत्ति में अधिकार होता है। लेकिन यहाँ परिस्थिति भिन्न है। यहाँ जो महिला है वह एक अविवाहित महिला है, तो संपत्ति का जो हिस्सा मिल रहा है वो सिर्फ महिला के अपने पिता से मिल रहा है। अब यदि उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहला अधिकार उस महिला के बच्चों का होता है, क्योंकि क्लास 1 लीगल हेयर्स उस महिला के लिए उस महिला के बच्चे ही होते हैं। अब मान लेते हैं कि एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है जहां पर अविवाहित महिला है, उसके बच्चे हैं, लेकिन अविवाहित महिला के मृत्यु से पहले उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बच्चे हैं ही नहीं। तो ऐसी अविवाहित महिला को जो भी संपत्ति प्राप्त हुई है उत्तराधिकार में, यदि पिता जीवित है उस महिला की मृत्यु के बाद, तो सबसे पहले तो वो वापस उनके पिता को ही मिलेगी, है ना। और यदि पिता उपलब्ध नहीं है तो जो सक्सेशन की सक्सेसर्स की जो लिस्ट है वो फिर सेकंड क्लास हेयर्स, यानी कि महिला के भाई बहनों के बीच में उनका उस संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। जी, तो ये नियम है। बिल्कुल। नवीन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि गोद लिए हुए बच्चों के प्रॉपर्टी में क्या कुछ अधिकार हैं? बिल्कुल, देखिए जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, सबसे पहली बात, जब भी किसी बच्चे का किसी भी परिवार में जन्म होता है तो जन्म होने के साथ ही वह अपने परिवार का उसके परिवार की जो भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें एक हम वारिस या को पार्टनर बन जाता है, यानी कि एक हिस्सेदार बन जाता है। अब जब बच्चे को गोद लिया जाए
या गोद दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होती है, उस बच्चे के अपने जो नेचुरल परिवार है जहां उसका जन्म हुआ, उस परिवार के साथ में उसके सारे रिश्ते नाते और संपत्ति के अधिकार सभी समाप्त हो जाते हैं। और उसके जो भी रिश्ते नाते थे या जो भी संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं, उसके गोद लिए जाने वाले परिवार के अंदर में स्थापित हो जाते हैं और बिल्कुल उस बच्चे के समान होते हैं जिस बच्चे का जन्म उस परिवार के अंदर हुआ हो। तो मान लेते हैं कि किसी माता पिता ने किसी बच्चे को स्वयं जन्म दिया हो और साथ में एक बच्चे को गोद भी ले रखा हो, तो दोनों ही बच्चे इनके समान, गोद लिए हुए बच्चे के भी और जन्मे बच्चे के भी इनके बिल्कुल समान अधिकार होते हैं माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार के। इनमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं किया गया है। बिल्कुल। नवीन पांडे जी ये भी समझाइए सर कि छोड़ी गई पहली पत्नी के प्रॉपर्टी में क्या कुछ अधिकार हैं और दूसरी पत्नी के प्रॉपर्टी में क्या कुछ अधिकार हैं। देखिए, दो परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो पहली पत्नी को तलाक देकर के छोड़ दिया गया हो, या फिर एक ऐसी भी स्थिति होती है कि पत्नी को छोड़ तो दिया गया है लेकिन तलाक नहीं दिया गया है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि तलाक नहीं दिया गया है तो शादी बरकरार है और जब तक विवाह बरकरार है तो पति पत्नी का संबंध वो भी बरकरार है, उसका समापन तो हुआ नहीं। तो यदि पहली पत्नी के साथ बिना वैधिक तरीके से संबंध समाप्त किए, यानी कि बिना तलाक लिए, यदि दूसरी महिला से शादी की जाती है तो जो दूसरी महिला होती है उनका विवाह जो हुआ वह गैर कानूनी होता है। तो दूसरी पत्नी को या दूसरी पत्नी के बच्चों को ऐसी स्थिति में कोई अधिकार नहीं मिलते। लेकिन यदि पहली पत्नी को तलाक देकर के छोड़ दिया गया हो और फिर दूसरी शादी की जाती है तो दूसरी पत्नी जो है उनके साथ जो पति पत्नी का संबंध है वो वैधानिक संबंध होता है, तो वहां पर दूसरी पत्नी और उसके बच्चों को बराबर अधिकार मिलते हैं जैसे कि पहली पत्नी को मिल रहे थे। ठीक है। इसी प्रकार अब पहली पत्नी की भी बात करते हैं। यदि तलाक दे दिया गया है तो फिर तो उस पत्नी के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति में समाप्त हो जाते हैं। हाँ, यदि तलाक के बाद वह महिला अपने आप का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो वो भरण पोषण के लिए अपने तलाकशुदा पति के ऊपर दावा कर सकती है कि उसे उसके भरण पोषण का इंतजाम किया जाए जी। वही यदि बिना तलाक के पहली पत्नी को छोड़ा गया है तो क्योंकि शादी कर भी मान्य है और उसकी मान्यता आगे भी चल रही है तो छोड़ने के बावजूद भी पहली पत्नी के अधिकार जो है बरकरार रहेंगे। संपत्ति चाहे वो संपत्ति में हो या उसके बच्चों के संपत्ति के ऊपर अधिकार हो वे बरकरार रहते हैं, समाप्त नहीं। जी बिल्कुल। नवीन पांडे जी ये भी समझाइए कि धर्मांतरण का प्रॉपर्टी के अधिकारों पर किसी तरह से कोई प्रभाव पड़ता है, वो बदल जाते हैं। ये बहुत ही रोचक प्रश्न आपने किया है। देखिए, किसी धर्म विशेष को छोड़ देना या किसी एक विशेष धर्म को अपना लेना ये पर्सनल चॉइस की बात जी। देखिए, धर्म बदल लेने से मान लेते हैं दो भाई हैं, दोनों हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, आगे चल करके एक भाई जो है हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को अपना लेता है जी। क्या भाई भाई का रिश्ता वहां समाप्त होता है? बिल्कुल नहीं। तो जब रिश्ता समाप्त नहीं होता है तो संपत्ति का अधिकार कैसे समाप्त होगा? ना तो भाई भाई का रिश्ता समाप्त हुआ, ना पिता पुत्र का रिश्ता समाप्त हुआ। तो जब रिश्ते बरकरार रह जाते हैं तो संपत्ति पर जो अधिकार है वे भी बरकरार रह जाते हैं, बशर्ते पिता ने अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयत न की हो जी। कि जिस बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया मैं
नहीं चाहता कि उसको मेरी संपत्ति का कोई भी हिस्सा मिले। हम्म, तो यदि पिता ने वसीयत कर दी है धर्म परिवर्तन करने वाले पुत्र के खिलाफ, तब तो उसे वर्जित किया जा सकता है उत्तराधिकार से। लेकिन यदि किसी प्रकार की वसीयत नहीं है, बिना वसीयत के यदि पिता की मृत्यु होती है, तो धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को भी अपनी पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। बिल्कुल। जी। नवीन जी, ये भी समझा दीजिए जल्दी से और कम शब्दों में कि अगर किसी पुरुष की पत्नी नहीं है, वो मर चुकी है, तो उसके क्या कुछ अधिकार होंगे और विधवाओं के प्रॉपर्टी में क्या कुछ अधिकार होंगे? जी, देखिए, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जीवित रहते तो किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी की संपत्ति पर, अपनी पत्नी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है जी। लेकिन यदि पत्नी का देहांत हो गया, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा और साथ ही साथ पति को भी उत्तराधिकार का अधिकार मिलता है। जी। ठीक है। इसी प्रकार यदि विधवाओं की बात करें, तो पति के जीते जी, है ना, पति का जितना हिस्सा है, उस हिस्से तक में सह स्वामित्व का अधिकार किसी भी महिला को दिया गया है ना। अब सह स्वामित्व का मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूर्ण रूप से स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। सह स्वामित्व किंतु उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठाने तक जी। और पति के मृत्यु के बाद फिर से जितनी पति की हिस्सेदारी बन रही है, उतनी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार होता है, पर अपने भरण पोषण के लिए। बिल्कुल। और भरण पोषण के बाद में यदि महिला के पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनको उत्तराधिकार मिल जाता है। बिल्कुल। नवीन जी, तमाम इस विषय से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर से लेकर जुड़ी हुई जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।